सोचिए, पिछले 40 सालों से भारत, जो आज एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी की महाशक्ति है, एक अजीब सी कश्मकश से जूझ रहा है। एक तरफ तो हम अंतरिक्ष में सितारों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर एक ऐसी चुनौती है जो हमारी सबसे बड़ी कामयाबियों पर एक सवालिया निशान लगा देती है, और वो है एक फाइटर जेट इंजन बनाना। तो चलिए, आज इसी राष्ट्रीय पहेली की परतों को खोल कर देखते हैं। इस पहेली को समझने के लिए ना जरा दो तस्वीरों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ है हमारा आईएसआरओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इनकी कामयाबियां तो मतलब कमाल ही हैं। चांद पर सफल लैंडिंग, मंगल तक मिशन, और आज दुनिया के लिए एक भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्चर भी। यह हमारे लिए गर्व की बात है ना? और फिर सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। अपने ही फाइटर जेट्स को ताकत देने के लिए एक देसी इंजन बनाने का 40 साल लंबा, मुश्किलों भरा संघर्ष। ये सच में दो अलग अलग दुनिया की कहानियां लगती हैं। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके इर्द गिर्द आज की ये पूरी चर्चा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक देश जो अपने रॉकेट बनाकर गहरे स्पेस में भेज सकता है, वो पिछले 40 सालों से एक जेट इंजन बनाने के लिए क्यों जूझ रहा है? इसका जवाब पैसों, ग्लोबल पॉलिटिक्स और कुछ ऐसी फिजिक्स के जाल में छिपा है जो सच में दिमाग घुमा देती है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? बात है 1980s के आखिर की, जब कावेरी नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। सपना क्या था? भारत का अपना फाइटर जेट इंजन बनाना। लेकिन यह सफर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना मुश्किल होगा। और इसकी वजह समझने के लिए हमें पहले उन मुश्किलों को देखना होगा जो बाहर से आईं, मतलब एक्सटर्नल हर्डल्स। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसा। कावेरी प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो भारत ने करीब $50 मिलियन का शुरुआती बजट रखा। अब जरा तुलना कीजिए, उसी वक्त फ्रांस अपने M88 इंजन पर $1 बिलियन से ज्यादा लगा रहा था, और अमेरिका F-22 के इंजन प्रोग्राम पर $100 बिलियन से भी ज्यादा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई फॉर्मूला 1 की रेस में साइकिल लेकर पहुंच जाए, मुकाबला ही नहीं था। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। देश के अंदर भी सरकार का फोकस अक्सर लंबे और ज्यादा रिस्क वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम और छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा होता था। और फिर आया सबसे बड़ा झटका। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद दुनिया भर से हम पर प्रतिबंध लग गए, सैंक्शंस। और इन प्रतिबंधों ने हमें उन 3 जरूरी चीजों से एकदम काट दिया जो जेट इंजन बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। एडवांस्ड मेट्रोलॉजी, मतलब खास किस्म की धातुएं, अल्ट्रा प्रिसाइज मशीनें, और सबसे जरूरी वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग फैसिलिटीज। हम एकदम अकेले पड़ गए। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास पैसा भी होता और कोई राजनीतिक रुकावट भी नहीं होती। क्या तब हम इंजन बना लेते? शायद नहीं, क्योंकि असली मुश्किल, असली राक्षस तो इंजन के अंदर ही छिपा हुआ था। इन बाहरी दिक्कतों से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती थी इंजन के अंदर की फिजिक्स। तो सवाल फिर वही आता है, भाई अगर इसरो इतने पावरफुल रॉकेट इंजन बना सकता है, तो फिर एक जेट इंजन बनाने में इतनी मुश्किल क्यों? देखिए, ऊपर से दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक रॉकेट इंजन को आप एक स्प्रिंटर समझिए। उसे बस कुछ मिनटों के लिए अपनी पूरी जान लगाकर एक जबरदस्त धमाका करना होता है, काम खत्म। पर एक जेट इंजन, वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर है। उसमें 40,000 तक अलग अलग पुर्जे हो सकते हैं, और उसे हजारों घंटों तक, हजारों उड़ानों में बिना एक भी गलती के एकदम परफेक्ट काम करना होता है। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल ही बिल्कुल अलग है। अच्छा, असली चुनौतियों में जाने से पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि एक जेट इंजन काम कैसे करता है। ये बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स का प्रोसेस है। खींचो, दबाओ, धमाका करो और फेंको। मतलब पहले हवा को अंदर खींचो, फिर उसे जबरदस्त तरीके से कंप्रेस करो यानी दबाओ, फिर उसमें फ्यूल मिलाकर एक कंट्रोल में धमाका करो, और इस धमाके से जो गर्म गैस निकलती है उसे तेजी से बाहर फेंको। ये गैस टरबाइन को घुमाती है और साइकिल चलती रहती है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन असलियत में इसे करना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और यहीं से हम उन 3 असंभव चुनौतियों पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ इंजीनियरिंग की दिक्कतें नहीं हैं, ये तो सीधे सीधे फिजिक्स और मटेरियल साइंस के नियमों के खिलाफ एक जंग है। पहली चुनौती को समझने के लिए बस एक नंबर दिमाग में रखिए, 1700 डिग्री सेल्सियस, 1700 डिग्री सेल्सियस। ये इंजन के कंबशन चेंबर, मतलब जहां धमाका होता है, वहां का तापमान है। ये ज्वालामुखी के लावा से भी ज्यादा गर्म होता है। और अब यहीं पर आकर फिजिक्स के सारे नियम मानो टूटते हुए नजर आते हैं।
सोचिए, जिन खास मेटल से ये टर्बाइन ब्लेड्स बनती हैं, वो खुद करीब 1300 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगती हैं। लेकिन उन्हें काम कहाँ करना है? 1700 डिग्री की उस धधकती भट्टी के अंदर। तो एक धातु का टुकड़ा जो अपने मेल्टिंग पॉइंट से 400 डिग्री ज्यादा गर्म माहौल में है, वो न सिर्फ पिघलने से बच रहा है, बल्कि हर मिनट 10,000 से ज्यादा बार घूम भी रहा है। ये कैसे मुमकिन है? तो सवाल यही है कि ये धातु के पुर्जे पिघलकर खत्म क्यों नहीं हो जाते। इसका जवाब छिपा है प्योर इंजीनियरिंग जीनियस में। इसका एक 2 हिस्सों वाला सोल्यूशन है। पहला है ताकत। इन ब्लेड्स को टूटने से बचाने के लिए उन्हें किसी सांचे में ढाला नहीं जाता, बल्कि एक सिंगल परफेक्ट मेटल क्रिस्टल के तौर पर उगाया जाता है। जी हां, उगाया जाता है। इससे उसमें कोई जोड़ या कमजोरी नहीं रहती। ये बहुत धीमी और बेहद सटीक प्रक्रिया है। और दूसरा है उस गर्मी से बचने का जादू। हर ब्लेड अंदर से खोखला होता है, जिसके अंदर हवा के लिए बारीक चैनल्स का एक जाल होता है। इंजन के सामने से जो ठंडी हवा आती है, वो इन चैनल से गुजरकर ब्लेड को अंदर से ठंडा रखती है। मतलब हर ब्लेड का अपना एक पर्सनल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। तो ये तो हुई इंजन की बॉडी की बात, उसकी ताकत की बात। अब बात करते हैं उसके दिमाग की। इसे कहते हैं फडिक, यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। ये एक सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर है जो इंजन की हर एक चीज को कंट्रोल करता है। कितना फ्यूल जाएगा, हवा का प्रेशर कितना होगा, तापमान कितना है, सब कुछ। और ये सारे फैसले वो 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में लेता है। और यहीं पर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। भारत दुनिया की एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर, लेकिन फिर भी एक वर्ल्ड क्लास फेडेक्स सिस्टम बनाना कावेरी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कोड लिखने का काम नहीं है। ये एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बनाने का काम है जो जबरदस्त वाइब्रेशन, गर्मी और प्रेशर को झेल सके और बिना एक भी गलती के 1 सेकंड में हजारों फैसले ले सके। ये कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग का अल्टीमेट टेस्ट है। तो अब तक हमने सारी समस्याएं समझ लीं। पैसों की कमी, इंटरनेशनल बैन और वो दिमाग चकरा देने वाली फिजिक्स। एक बात तो साफ है, सुपर अलॉय और फैडिक जैसी दिक्कतें कोई एक लैब या एक कंपनी अकेले नहीं सुलझा सकती। इसके लिए पूरे देश को एक साथ आना होगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इसका समाधान एक नेशनल मिशन बनाने में है, जिसकी शुरुआत टैलेंट से होती है। मतलब हाई स्कूल लेवल से लेके पीएचडी तक एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां इस फील्ड में काम करने के लिए बेस्ट दिमाग तैयार हों। फिर सुपर अलॉय और फैडेक जैसी टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करने के लिए अलग से नेशनल मिशन बनाने होंगे। और हां, सबसे जरूरी, देश के अंदर ही वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग फैसिलिटीज बनानी होंगी। और ये काम सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए टाटा, एल&टी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। और क्यों नहीं, देश के किसी भी नागरिक से नए आइडियाज को भी सुनना होगा। आखिर में जब हम इन सभी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक जेट इंजन वो सिर्फ मेटल और पैसों से नहीं बनता। वो बनता है एक पूरे इकोसिस्टम से, जिसमें जिज्ञासा हो, टैलेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सबसे बढ़कर उसे बनाने की एक मजबूत राष्ट्रीय इच्छा शक्ति हो। क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ स्टील में नहीं, बल्कि उसके लोगों के दिमाग में होती है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कावेरी इंजन का सफर बेशक लंबा और मुश्किलों भरा रहा है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर वाकई एक ऐसा नेशनल मिशन बनता है जो सरकार, इंडस्ट्री और हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक साथ ले आए, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा अगला जनरेशन इस इंजन को वो दहाड़ दे पाएगा जिसका पूरा देश इतने सालों से इंतजार कर रहा है?